हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ अभिषेक में। आज की वीडियो में हम हॉस्टल वार्डन में जो पोक्सो एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम सारे अधिनियम, अमेंडमेंट बिल, उनके मुख्य बिंदु क्या होते हैं, इन सब के बारे में बहुत अच्छे जानेंगे। तो आज के हमने पोक्सो एक्ट के बारे में जानने वाले हैं। उसके बाद हम इसके बाद और नए वीडियो में फिर उसके बाल विवाह से अधिनियम के अंतर्गत जानेंगे, फिर लेबर के अंतर्गत जानेंगे, फिर चिल्ड्रंस के जितने भी सेफ्टी रेगुलेशन हैं उसके बारे में जानेंगे, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड को भी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की ये पहली क्लास है। तो अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो बिना समय गंवाए हम इसका स्टार्ट करते हैं। पोक्सो एक्ट होता क्या है? ये हॉस्टल वार्डन के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड होने वाला है और आपको इससे बहुत सारे क्वेश्चन देखने मिलने वाले हैं। 10 नंबर का आ रहा है, 10 नंबर आपके बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, तो पोक्सो एक्ट क्या होता है तो हम समझते हैं उसको। सबसे पहले कि पोक्सो एक्ट का फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं कि ये पोक्सो एक्ट यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट होता है। ठीक है, तो पोक्सो एक्ट को साल 2012 में नाबालिग बच्चों को सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट और पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से प्रोटेक्ट किया गया है। तो चूंकि ये एक्ट बना इसलिए गया था कि चाइल्ड से जितने भी यौन शोषण से रिलेटेड हमले होते हैं उन चीज़ों को बचाने के लिए, उन चीज़ों से बचाने के लिए इसको लाया गया था। ठीक है, पोक्सो एक्ट 2012 जिसके अंतर्गत क्या आते थे, जो नाबालिग बच्चियां होती थी, नाबालिग बच्चे होते थे, तो उनमें अगर सेक्सुअल हरेसमेंट हो रहा है या पोर्नोग्राफी जैसे अपराध हो रहे हैं तो इन सबको इसमें शामिल किया था। ठीक है, 2012 में बने इस कानून के तहत अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग सज़ा तय की गई। तो क्या इसके अंतर्गत भी बहुत सारी चीज़ें थी, तो सबकी स्पेसिफाई करके एक अलग अलग सज़ा भी दी गई, अलग अलग इसके दंड बनाए गए। ये हम सब एक्ट, धाराएं सब पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें अब पोक्सो एक्ट को एक और सख्त कर दिया गया है। इसको याद रखेंगे, इस एक्ट में कुल कितनी धाराएं हैं? 46। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसमें कितनी धाराएं हैं? 46। ये क्वेश्चन आपसे पूछ भी सकता है। ठीक है, तो 46 धाराएं हैं और इस एक्ट को थोड़ा सा और भी कठोर बना दिया गया है। ठीक है, जो होना भी बहुत ज़रूरी था। तो पोक्सो एक्ट के तहत 12 साल से छोटे बच्चों के साथ बलात्कार के दोषी को मौत की सज़ा व 12 साल से ऊपर व 18 साल से कम उम्र के बच्चों या बच्चियों के साथ शारीरिक संबंध बलात्कार करने वाले दोषियों की सज़ा 10 साल से बढ़ाकर अब 20 साल कर दी गई है। ठीक है, पहले कितनी सज़ा थी उसके लिए? 10 साल थी, अब उसको 20 साल कर दी गई है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ठीक है, तो 20 साल इसकी सज़ा अब कर दी गई है। तो याद रखेंगे, 12 साल से छोटे बच्चों के साथ बलात्कार के दोषी की मौत की सज़ा व 12 साल से ऊपर व 18 साल से कम उम्र के लिए। ठीक है, 10 साल से 20 साल इसको बढ़ा दी गई है। ठीक है, उसके बाद इसमें और देखते हैं हम कि पोक्सो एक्ट को साल 2012 में बच्चियों पर बढ़ रहे यौन अपराध पर नकेल कसने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बनाया था। तो एक क्वेश्चन इससे कौन सा बन सकता है कि किस मिनिस्ट्री ने इसको बनाया था? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय ने इसे बनाया था। इसमें कितनी धाराएं हैं? 46 है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ये सभी अलग अलग अपराध की धाराएं हैं, इनके तहत दोषियों को सजा दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने साल 2019 में केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि सरकार देश के हर जिले में एक पोक्सो कोर्ट जरूर बनाएगी। यानी कि अब हर जिले में क्या होंगे? पोक्सो एक्ट होंगे। ठीक है, ताकि अपराधियों को सजा जल्द से जल्द दी जा सके। कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा था कि पोक्सो कोर्ट के लिए फंड केंद्र सरकार देगी। तो ये भी याद रखेंगे कि इसको जो फंड मिलेगा वो केंद्र सरकार के द्वारा ही दिया जाएगा। अब पोक्सो एक्ट के अंतर्गत जो सज़ा है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो पोक्सो एक्ट यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक एक्ट है जो साल 2012 में आया था। ठीक है, इनके अंतर्गत 12 साल से कम उनकी लड़कियां कोई बच्चे हों तो इनके निम्न प्रकार की जो हरकतें होती हैं उनके अंतर्गत कौन कौन सी सज़ा आएगी वो बताया गया है। ठीक है, तो जैसे बच्चे या लड़की के सामने सेक्सुअल हरकत करना, लड़की के प्राइवेट पार्ट को टच करना, लड़की या लड़के से अपने प्राइवेट पार्ट को टच करवाना या कोई पॉर्न वीडियो दिखाना, कोई सेक्सुअल इशारे करना, बलात्कार करना या बच्चे या किशोरी को गलत हरकत करने के लिए कहना या उस चीज़ के लिए उकसाना जिनसे ये गलत काम किए जा सके, वो सब किसके अंतर्गत आएंगे? अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आएंगे और इनके तहत ही दोषी का सख्त सज़ा का प्रावधान किया गया है। अब कौन कौन सी धाराएं हैं उन सबको हम देखते हुए चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखते हैं मुख्य धाराएं में, अगर कोई शख्स किसी लड़की या बच्चे से अपने प्राइवेट पार्ट को टच करवाता है या उसके प्राइवेट पार्ट को टच करता है तो दोषी को धारा 8 के तहत सज़ा होगी। तो इसको याद रखेंगे, धारा 8 के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो ये इसके अंतर्गत आते हैं। पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के अनुसार 3 से 5 साल तक की सज़ा व जुर्माने का प्रावधान है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि धारा 8 के अंतर्गत
कितने साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है? तो याद रखेंगे 3 से 5 साल तक की सज़ा व 1 लाख तक के, हालाँकि यहाँ लिखा नहीं है पर 1 लाख तक की जुर्माने की बात की गई है, ठीक है? 1 लाख तक की, ठीक है? तो याद रखेंगे धारा 8 के अंतर्गत ये बात कही गई है, ठीक है? इस एक्ट में ये भी प्रावधान है कि अगर कोई शख्स ये जानता है कि किसी बच्चे के साथ सेक्सुअल हरकत है, उसका शोषण हुआ है, तो उसको नज़दीकी थाने में दर्ज करवानी होगी उसकी एफआईआर, ठीक है? अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसको 6 साल की सज़ा का भी प्रावधान है, ठीक है? यानी कि जो व्यक्ति इसे देख रहा है, वो समझता है कि गलत हो रहा है, उसके बाद भी अगर वो नज़दीकी थाने में अगर एफआईआर नहीं दर्ज करवाता है तो उसको भी अपराधी माना जाएगा और उसको कितने साल का, 6 साल की सज़ा का भी उसमें प्रावधान किया गया है, ठीक है? अगला है कि इस एक्ट के अनुसार बच्चों के साथ यौन अपराध व छेड़छाड़ करने पर सख्त सज़ा दी जाती है। 12 साल से कम उम्र बच्चों के साथ रेप मामले में मौत की सज़ा का प्रावधान है। याद रखेंगे 12 साल से अगर कम उम्र के बच्चे हैं तो मौत की सज़ा का भी प्रावधान है इस एक्ट में, ठीक है? एक्ट की धारा 35 के अनुसार अगर कोई विशेष परिस्थिति ना हो तो इस केस का निपटारा 1 साल के अंदर ही किया जाना चाहिए। यानी कि अगर धारा जो 35 है वो कहती है कि अगर कोई केस ऐसा आ रहा है जिसके अंतर्गत कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं है जिससे केस को लंबा खींचा जाए, है ना? ऐसा केस जिसमें साफ-साफ सबूत, प्रूफ ऑटोमेट मतलब उपलब्ध हो जाते हैं, बिल्कुल साफ तरीके से केस दिखाई पड़ रहा है, तो 1 साल के अंदर ही केस का निपटान किया जाना अनिवार्य है। ये धारा 35 के अंतर्गत कहा गया है, ठीक है? अगला है कि इसमें कह रहा है 16 साल से कम उम्र की लड़की से रेप केस में सज़ा को 10 साल से बढ़ाकर अब 20 साल भी कर दिया गया है। तो इसके अंतर्गत 16 साल से कम उम्र है, तो पहले 10 साल की सज़ा होती थी, लेकिन 2012 एक्ट बना उसमें अब 20 साल इस सज़ा को कर दिया गया है, ठीक है? 20 साल सज़ा को कर दिया गया है। एक्ट की धारा 35 के अनुसार अगर कोई विशेष परिस्थिति ना हो तो केस का निपटारा भी हम जल्दी कर सकते हैं, ये तभी हमने देख चुके हैं, ठीक है? अगला है कि अगर कोई शख्स बच्चे के शरीर के किसी भी हिस्से में प्राइवेट पार्ट डालता है तो एक्ट की धारा 3 के तहत अपराध है, इसकी सज़ा धारा 4 में तय की गई है, ठीक है? तो धारा 3 में क्या हुआ है कि आपराधिक मामले में इसके अंतर्गत अगर प्राइवेट पार्ट डालता है या कुछ इस टाइप की हरकतें करता है तो धारा 3 के अंतर्गत शामिल है, इसको भी अपराध माना जाएगा। और ये तय किस में किया गया है? धारा 4 में इसे तय किया गया है कि उस एक्ट के तहत मिलती जो बाकी अपराधों में सबसे सख्त सज़ा का प्रावधान है, यानी कि आजीवन कारावास या मौत की सज़ा का भी इसमें प्रावधान किया गया है धारा 3 और धारा 4 में, ठीक है? इसमें एक मुख्य बात ये भी कही गई है कि इस एक्ट के तहत सुनवाई कैमरे के सामने बच्चे के माता-पिता या ऐसे लोग जिन पर बच्चा भरोसा करता है, उनके सामने करने का भी प्रावधान है। तो इसलिए करा जा रहा है कि बच्चा देखो इस प्रकार के अगर हमले होते हैं तो बच्चा पहले से बहुत डरा होता है ना? मानसिक परिस्थिति उसकी बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती, ठीक है? इसलिए क्या होता है कि जब ये सुनवाई होती है तो कोर्ट में उसके माता-पिता का होना अनिवार्य है, साथ ही साथ उसका भी होना अनिवार्य है जिसमें बच्चा बहुत ज़्यादा भरोसा भी करता है, ताकि वो घबराए ना, डरे ना, उसका आत्मविश्वास कायम रहे। तो इसके अंतर्गत विशेष न्यायालय द्वारा भी की जाती है इसकी सुनवाई, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे भी जा जाएँगे, ठीक है? अच्छा, अब पोक्सो एक्ट में ज़मानत है कि नहीं है, इसके बारे में भी जानते हैं, ठीक है? तो आईपीसी की धारा 354 और पोक्सो अधिनियम की धारा 8 को छोड़कर अन्य सभी धाराएँ जमानती। धारा 8 में अभी हमने पढ़ चुके हैं क्या शामिल है, और आईपीसी 354 को छोड़कर सभी धाराएँ कैसी? जमानती, यानी कि धारा 8 में और 354 में ज़मानत नहीं मिलेगी, ठीक है? अगर ऐसा अपराध अगर कोई व्यक्ति कर रहा है, जो बालिग है, तो उसे ज़मानत नहीं मिलेगी, ठीक है? इसका एक मामला भी हुआ था, इसके बारे में भी हम जानते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बनेंगे। एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पॉक्सो मामले में आरोपी को 5 लाख रुपए लड़की के नाम करवाने की शर्त पर बेल दे दी थी। कोर्ट ने कहा कि एक्ट भले ही काफ़ी सख्त है, पर इसे सार्थक तरीके से लागू किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने कहा कि युवक और लड़की की उम्र दोनों के बीच प्रेम संबंध होने की और इंगित करने वाले तस्वीरें और मेडिकल रिपोर्ट दर्ज किए जाते समय बयानों में विसंगतियां, एफआईआर, ये सभी तथ्य हैं जो आरोपी को जमानत देने की ओर ले जाते हैं। यानी कि अगर प्रूफ जो मिलते हैं अगर वो अच्छे से नहीं पाए जाते तो कुछ मामले में थोड़ी ढील हो सकती है, बाकी सभी में सज़ा का प्रावधान कैसा है? बहुत सख्त ही दिया गया है, ठीक है? एक इम्पोर्टेंट है ये, इससे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्किन टू स्किन टच के बिना भी पोक्सो एक्ट के अधीन आता है या नहीं? तो याद रखेंगे ये आता है। समझते हैं क्या है ये स्किन टू स्किन वाला, कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि स्किन टू स्किन टच के बिना भी कोई छेड़छाड़ करना, प्राइवेट पार्ट पर टच करना भी पोक्सो एक्ट का मामला है।
अब इसको समझते हैं वो कैसे है। ठीक है, कोर्ट ने कहा कि ये नहीं कहा जा सकता कि बच्चे के कपड़ों के ऊपर से टच करना यौन शोषण नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि ऐसे तो कोई दस्ताने पहनकर भी किसी लड़की के प्राइवेट पार्ट को टच कर सकता है, तो पॉक्सो एक्ट के अंतर कैसे बच जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो पॉक्सो एक्ट तो खत्म हो जाएगा। इसलिए अगर कुछ दस्ताने पहनकर, ग्लव्स पहनकर इस टाइप से भी अगर वो आपराधिक मामले कर रहा है तो वो भी किसके अंतर्गत आएगा, पोक्सो एक्ट के ही अंतर्गत आएगा, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये स्किन टू स्किन इसके अंतर्गत कहा गया है। अब हम इसके कुछ प्रमुख अधिनियम की विशेषताएं समझते हैं जो इम्पोर्टेंट है। इसके अंतर्गत कौन कौन से नियम या अधिनियम इसके अंतर्गत विशेषताएं जो है आएंगी। ठीक है, तो बच्चों को 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी कि इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसे बच्चे या बच्चियां जो 18 वर्ष से कम हैं उस इसके अंतर्गत शामिल है। ठीक है, अधिनियम लिंग तटस्थ है, अर्थात यह स्वीकार करता है कि अपराध और अपराधियों के शिकार पुरुष, महिला या तीसरे लिंग हो सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, पोक्सो के अंतर्गत आ सकता है। ठीक है, यह एक नाबालिग के साथ सभी यौन गतिविधियों को अपराध बनाकर यौन सहमति की उम्र को 16 से 18 साल तक बढ़ा देता है। यानी कि अगर 16 साल से कम या 16 से 18 के बीच में है तो उसके अंतर्गत ये नाबालिग के अंतर्गत शामिल होंगे और पोक्सो एक्ट उनके भी लागू होगा। ठीक है, इसमें भी बहुत सारी सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही में पोक्सो अधिनियम बलात्कार, मर्मज्ञ यौन हमला की समझ को व्यापक शरीर प्रवेश से शरीर के विशिष्ट भागों में या वस्तुओं के बच्चे के शरीर के निर्दिष्ट भागों में प्रवेश करने या बच्चे को इतना घुसने की व्यापक बनाता है। उस व्यक्ति को भी दंडित करता है जो प्रवेश में संलग्न नहीं हो सकता लेकिन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बच्चे के प्रवेश का कारण हो सकता है या बच्चे को दूसरे में प्रवेश करने का कारण हो सकता है। यानी कि जो अपराध कर रहा है उसके साथ भी कुछ हो सकता है कि गैंग रेप के मामले भी कितने देखने मिलते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रेप वाला ही व्यक्ति दोषी होगा, इसमें साथ में जितने लोग भी शामिल होंगे वो भी इसके अंतर्गत आएंगे और इसके अंतर्गत भी उनके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। तो ये पोक्सो एक्ट के अंतर्गत ही शामिल है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं इसके अंतर्गत भी। अधिनियम यह मानता है कि यौन शोषण में शारीरिक संपर्क शामिल हो सकता है या शामिल नहीं भी हो सकता। यह इन अपराधों को यौन उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न के रूप में वर्गीकृत करता है। ठीक है, शारीरिक संपर्क शामिल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, कि अभी हमने पढ़े शामिल नहीं हो सकता यानी कि स्किन टू स्किन की बात कर रहे हैं, तो ये भी पोक्सो एक्ट के अंतर्गत ही आने वाला है। ठीक है, अधिनियम बच्चे के बयान को दर्ज करते समय और विशेष अदालत द्वारा बच्चे के बयान के दौरान जांच एजेंसी द्वारा विशेष प्रक्रियाओं का पालन करता है, याद रखेंगे। ठीक है, सभी के लिए अधिनियम के तहत यौन अपराध के मामले में या उसके बारे में पुलिस को रिपोर्ट करना अनिवार्य है और कानून में गैर रिपोर्टिंग के लिए दंड का प्रावधान शामिल है ना। अगर जैसे कोई केस दर्ज कराने जा रहा है और अगर कोई एफआईआर नहीं कर रहा है, केस दर्ज नहीं कर रहा है, तो इसके अंतर्गत भी दंड का प्रावधान किया गया है। अधिनियम में यह सुनिश्चित करने के प्रावधान है कि एक बच्चे की पहचान जिसके खिलाफ यौन अपराध किया जाता है मीडिया द्वारा खुलासा नहीं किया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखेंगे। तो पोक्सो एक्ट के अंतर्गत जो भी ऐसे मामले होंगे उनके मीडिया द्वारा खुलासा नहीं किया जाएगा। ठीक है, बच्चे इससे घबरा जाता है और बहुत सारी चीज़ें मेंटली प्रॉब्लम भी करती हैं, इसलिए मीडिया द्वारा खुलासा नहीं किया जाएगा। ये भी इसमें एक प्रावधान किया गया है, ये अच्छे से याद रखेंगे। इस अधिनियम के तहत सूचीबद्ध अपराधों से निपटने के लिए विशेष न्यायालयों के पदनाम और विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया है। यानी कि इन अपराधों से निपटने के लिए कि न्यायालयों में जो पदनाम होते हैं, विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाती है, जो एक विशेष अदालतें होती हैं वो इनका निपटारा करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बच्चों को पूर्व परीक्षण चरण और परीक्षण चरण के दौरान अनुवादकों, दुभाषियों, विशेषज्ञ शिक्षकों, विशेषज्ञ समर्थन व्यक्तियों और गैर सरकारी संगठनों के रूप में अन्य विशेष सहायता प्रदान की जाती है। यानी कि बच्चे के लिए जितना भी अच्छा हम उनको प्रदान करा सकते हैं जिससे वह घबराए ना, उसकी मेंटलिटी जो रहे बहुत अच्छी रहे, उन सभी संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है जिनमें सभी ये शामिल होते, चाहे वो दूरभाषी हों, विशेष शिक्षक हों या विशेषज्ञ हों या चिकित्सक अधिकारी हों, जो भी हों, वो सभी इनका क्या करते हैं, सहयोग करते हैं, साथ देते हैं। ठीक है, बच्चे अपनी पसंद या मुफ्त कानूनी सहायता के लिए वकील द्वारा कानून प्रतिनिधित्व के हकदार भी होते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट भी आपसे पूछा जा सकता है। इस अधिनियम में पुनर्वास उपाय भी शामिल है, जैसे कि बच्चे के लिए मुआवजे और बाल कल्याण समिति की भागीदारी शामिल है। इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है कि इसमें बच्चे को मुआवजा भी प्रदान किया जा सकता है और बाल कल्याण समिति की इसमें भागीदारी भी शामिल होती है, जिसमें बहुत सारी सुविधाओं का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है,
अपराधी को दिया जाने वाला सजा किए गए यौन अपराध के प्रकार पर निर्भर करता है, यानी कि जिस प्रकार का अपराध होगा उसी प्रकार से उसको भी दंड दिया जाएगा। ये भी पोक्सो एक्ट के अंतर्गत ही शामिल है। निश्चित रूप से यौन अपराधों में कानून के तहत निर्धारित कारावास की न्यूनतम और अधिकतम अवधि होती है, जबकि अन्य केवल अधिकतम अवधि निर्धारित होती है। ठीक है, जैसे अब हम समझते हैं कि धारा 4 के तहत पेंटेटिव यौन उत्पीड़न के लिए सजा एक ऐसी अवधि के लिए कारावास है जो 7 साल से कम नहीं होगी, लेकिन आजीवन कारावास तक बढ़ सकती है। वो किस पे डिपेंड करेगा? अपराध पर डिपेंड करेगा। धारा 12 के तहत यौन उत्पीड़न के लिए सजा एक ऐसी अवधि के लिए कारावास है जो 3 साल तक बढ़ सकती है। यह विशेष अदालत को कारावास की अवधि निर्धारित करने के लिए है, यानी कि अदालतें ही इनको निर्णय में शामिल कर सकती है कि किस अपराध को किसके अंतर्गत कितनी सजा देनी चाहिए। ठीक है, जैसे धारा 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 15 के तहत अपराधी ही जुर्माना भरने के लिए उत्तरदायी है। विशेष न्यायालय के पास सत्र न्यायालय की शक्तियाँ होती है, इसलिए जुर्माने की राशि कोई सीमा नहीं है। यह अपराधी को भुगतान करने का आदेश दे सकता है और जुर्माना के एक हिस्से या पूरे हिस्से की उस व्यक्ति के मुआवजे के रूप में भुगतान करने का निर्देश दिया जा सकता है जिसको अपराध के कारण नुकसान या चोट का सामना करना पड़ा है। यानी कि इसमें पूरी टोटल ये बात कही गई है कि अगर अपराध कोर्ट डिसाइड करेगा कि अपराध जितना भी बड़ा हो, चाहे संगीन हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि कितना जुर्माना अपराधी को देना होगा, कौन सी सज़ा इसको देनी चाहिए। ये सब कौन निर्धारित करेंगे? विशेष अदालतें ही डिसाइड करेंगी। पॉक्सो अधिनियम धारा 16 और 17 के तहत किसी अपराध को उकसाने की सज़ा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे धारा 16 और 17। इनमें उन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जिनके तहत किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए उकसाने के लिए कहा जाता है। साथ ही उसकी सज़ा भी, यदि उकसाने के परिणाम स्वरूप उकसाया गया कृत्य किया जाता है तो उस अपराध के लिए प्रदान की गई सज़ा के साथ दंडित किया जाएगा। तो याद रखेंगे, अगर इसे उकसाने का भी काम किया जा रहा है तो धारा 16 और 17 के अंतर्गत जैसे कोई व्यक्ति अगर उसको कोई उकसा रहा है कि इस प्रकार की हरकतें वो करे या कुछ इस टाइप के मामले में भागीदारी हो, तो उसको धारा 16 और 17 के अंतर्गत सज़ा का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे इसको भी। तो पोक्सो अधिनियम के तहत अपराध करने का प्रयास अपराध के लिए प्रदान किए गए किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाता है, एक अवधि के लिए जो आजीवन कारावास के साथ तक बढ़ सकता है, यानी कि कारावास को बढ़ाया भी जा सकता है। और उस अपराध के लिए या जुर्माने के साथ या दोनों साथ कैदी सबसे लंबी अवधि धारा 18 सजा की शर्तों के अनुसार गणना करने के लिए आजीवन कारावास को 20 साल के कारावास के बराबर माना जाएगा। ये आईपीसी की धारा 57 में कहा गया है। तो आईपीसी की धारा 57 कहती है कि आजीवन कारावास को 20 साल के कारावास के बराबर भी माना जाएगा, और धारा 18 कहती है कि अपराध में जो जुर्माना लगाया जा रहा है और जो दंड है दोनों के एक साथ दिया जाएगा। ये धारा 18 में ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, विशेष अदालत को अपराध का संज्ञान लेते हुए अदालत की 30 दिनों के भीतर बच्चे के सबूतों की रिकॉर्डिंग पूरी करनी होती। कितने दिन के भीतर? 30 दिनों के भीतर। इस अवधि का कोई भी विस्तार विशेष न्यायालय द्वारा लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए जो कारणों के साथ हो। ये किसके अंतर्गत कहा गया है? धारा 34 का फर्स्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो धारा 34 के फर्स्ट में इसी बात को कहा गया कि 30 दिन के भीतर बच्चों के सबूत की रिकॉर्डिंग करना होगा और उसको विशेष अदालत में पेश भी करना होगा। ठीक है, ये धारा 34 के फर्स्ट में कही गई है। विशेष न्यायालय की आवश्यकता है जहां तक संभव हो अपराध धारा 35(2) का संज्ञान लेने की तारीख से 1 वर्ष के भीतर मुकदमा पूरा किया जाना चाहिए। तो इसको याद रखेंगे, धारा 35 के अंतर्गत क्या कहा गया है 2 में कि 1 वर्ष के भीतर मुकदमा पूरा किया जाना चाहिए, कि बड़े मामले जिनमें ऐसी कोई आशंका नहीं है कि प्रूफ आसानी से मिल गए हैं कि अपराध इसी ने किया है, तो धारा 35 के 2 में कहा गया है कि इसको 1 वर्ष के अंदर ही इस मुकदमे का निपटान किया जाएगा। साथ ही साथ जो अपराध किया हुआ व्यक्ति है उसको भी सज़ा का प्रावधान किया जाएगा 1 साल के अंदर ही। पोक्सो अधिनियम में शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से अक्षम बच्चे को अनुवादक, दूरभाषी या विशेष शिक्षक की सहायता के माध्यम से पुलिस स्टेशन, मजिस्ट्रेट और विशेष अदालत के स्तर पर संवाद करने में सक्षम बनाने का प्रावधान है। जैसे क्या होता है कि जब बच्चे में इस प्रकार के हमले होते हैं तो बच्चा घबरा जाता है, बहुत सारी मेंटलिटी वाली प्रॉब्लम होती है, वो उससे वो गुजरता है बच्चा। तो क्या होता है कि एक साइकोलॉजिस्ट हो, चाहे वो चिकित्सक हो या दूरभाषी हो, पुलिस हो, ये सभी क्या करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं कि वो सच्चाई को बता सके, है ना। इसका भी प्रावधान किया गया है कि इन सबको मिलाकर प्रशासन ही इसकी जिम्मेदार होंगी कि उन सबकी नियुक्ति करके ये बच्चे से आसान शब्दों में या उसको सरल सहज करके ही उन सब चीज़ों को वो पूछ सके। ठीक है, तो उपयुक्त आंकड़ों से संकेत मिलता है कि दिल्ली में विशेष न्यायालयों ने शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को दूरभाषी की सहायता प्रदान की है। ठीक है,
अक्षम बच्चों को दूरभाषिक सहायता प्रदान की गई है। मुंबई सत्र न्यायालय हालांकि पोक्सो अधिनियम को लागू करने से पहले मानसिक रूप से अक्षम बच्चों को दूरभाषियों की सहायता के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर विशेषज्ञ और सहायता व्यक्ति को भी प्रदान किया जाता है। तो याद रखेंगे पोक्सो एक्ट में ये भी बात कही गई है कि इन सबका प्रदान किया जाएगा ताकि बच्चों को सहज लगे। ठीक है। पोक्सो अधिनियम को बाल यौन शोषण के तहत शामिल किए जाने वाले अपराधों के दायरे का विस्तार करने के लिए और इस मुद्दे को अधिक व्यापक रूप से संबोधित करने के लिए सराहना की जानी चाहिए। ऐसे अपराधों की जांच और परीक्षण के दौरान बच्चे को सक्षम करने वाला वातावरण को प्रोत्साहित करता है जो पीड़ित को बहुत मदद करता है। तो इसमें ये बात भी कही है कि जितने भी प्रशासनिक सेवाएं देने वाले हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, चिकित्सक हैं या पेशेवर पुलिस स्टेशन में जितने भी अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, ये सब क्या करेंगे, बच्चे को सहज रूप से उसे वातावरण में ढालेंगे ताकि जो भी अपराध हुआ है उसके बारे में वो अच्छे से कह पाए, उसे बातों में समझा पाए, जो वो प्रूफ के लिए बहुत होगा, जो अपराध को सजा दिलाने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो ये रहा आज की वीडियो में पोक्सो एक्ट 2012। ठीक है। इसके बाद हम और भी पोक्सो एक्ट से रिलेटेड जितने भी अधिनियम हमारे सिलेबस में दिए गए हैं हॉस्टल वार्डन के, वो भी देखेंगे और साथ ही साथ हम एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड की भी क्लास लेने वाले हैं। तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों की वीडियो बहुत पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद।